Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में एक्सेल कर सके. अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मैडम नोट्स फ्री में नहीं मिलते हैं. तो बात ये है कि नोट्स अपन परचेज कर सकते हैं और नहीं करना है तो स्लाइड्स इज इनफ. ठीक है. सो लास्ट क्लास में मैंने आपको पोर्टल सिस्टम के बारे में शायद खत्म कर दिया था. मैंने आपको पढ़ाया था कि वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम. एक होता है रिनल पोर्टल सिस्टम जो इंसानों में नहीं होता है, एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो इंसानों में होता है, और एक होता है हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम जो कि इंसानों में होता है. रिनल पोर्टल सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिनल पोर्टल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि मेंढक के पिछले हिस्से से और मेंढक के पैर से जो भी इम्प्योरिफाइड ब्लड होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती या जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो सब पहले कहाँ जाती है? किडनी पे जाती हैं. किडनी के बाद जब वो फिल्टर हो जाती हैं तो फिल्टर होने के बाद फिर वो हार्ट में जाती है और हार्ट से पूरी बॉडी में फैलती है. हिपैटिक में हमने क्या पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जितना भी ब्लड जो भी न्यूट्रिएंट लिया हुआ है वो सब कहाँ जाता है? वो सब जाता है अपने लीवर के पास और फिर लीवर से हिपैटिक वेन निकलती है जो कि हार्ट के पास जाती है. ठीक. फिर हमने हाइपोफेजियल में क्या पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स को हाइपोफेजियल पोर्टल वेन्स के थ्रू देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है हाइपोफेजियल वेन जो कि कहाँ जाती है बच्चों? जो कि कहाँ जाती है? हार्ट की ओर. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोर्टल सिस्टम के बारे में बढ़िया बेहतरीन ट्रिमेंडस तरीके से खत्म कर लिया था. आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. ठीक. आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में. मैडम हम लोग जानते हैं सब, हमको मत पढ़ाइए आप. बेटा इतना नहीं जानते हो कि जितना आज आपको पढ़ाने वाले. ठीक. 10th क्लास में भी पढ़ाया मैंने. आपको रेफरेंस में चाहिए तो आप 10th क्लास का वीडियो देख सकते हैं. ठीक है. तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ ना वो थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल थोड़ा सा एडवांस लेवल का है. बिल्कुल घबराना नहीं है. इतने आसानी से अपन लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म कर लिया, उसमें आप लोगों को इतने डाउट्स नहीं हुए तो पूछना. इसी तरीके से सर्कुलेशन के भी अंत में आ गए. जब इतने सब समझ लिया है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या हैं? आपके हार्ट में आने और जाने के लिए, ठीक है, ब्लड को ले जाने के लिए और ब्लड को वापस लाने के लिए वी हैव पाइप्स. क्या होती है हमारे पास? पाइप्स. इन पाइप्स को आप कहते हैं ब्लड वेसल्स. पर आपको भी पता है, आप तो इतने होशियार हो गए, इतने प्यारे बच्चे हो गए कि आपको ये पता है कि बेसिकली हमारे पास ब्लड जो है वो 2 टाइप का है. एक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा आर्टरीज के थ्रू. एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए. एक्सेप्शन के बारे में मैं अभी बात भी नहीं कर रही हूँ. तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके थ्रू जाता है? वो जाता है आपके आर्टरीज के थ्रू. और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? थ्रू द वेन्स. तो इतनी बातें तो अपन को क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आई होप. चलिए, तो आज आपको 3 चीजों के बारे में पढ़ना है. एक है आर्टरी, एक है वेन, एक है कैपिलरीज. ठीक है. और इसके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्स. ठीक है. चलिए वॉल्स के बारे में बात करते हैं. ये आपके लिए नया है और आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है. तो बेसिकली द क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एनाटॉमी. अब ये मैडम एनाटॉमी क्या होता है ये तो आप कुछ अलग ही बता रही हैं. एनाटॉमी का मतलब होता है बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है. जब हम लोग किसी आर्टरी को काटते हैं या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें क्या क्या होता है ये अपने को समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. एनाटॉमी. नॉर्मली देयर आर 3 लेयर्स फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हम आर्टरीज के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हम वेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, कि इन दोनों वेसल्स में हमारे पास कितना परत होती है, कितनी लेयर होती है बच्चों? 3 लेयर्स होती है. सबसे पहली होती है ट्यूनिका. अच्छा, ट्यूनिक का मतलब, ठीक है, ट्यूनिका बहुत जगह भी आप लोग क्लासिफिकेशन में भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है. ट्यूनिक का मतलब हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि ट्यूनिक का मतलब होता है कवर. ठीक है. जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो सपोज दैट कि अब आप कोई ऑर्गेनिज्म है तो आप जो कपड़े पहन रहे हैं तो ये आपका ट्यूनिक हो गया. तो ट्यूनिक इज द कवर. ठीक है. तो सबसे पहली लेयर क्या है बेटा? सबसे पहली लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना. ओके. क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना. नाम से ही उसका काम समझिए आप. ट्यूनिका का मतलब क्या हो गया? कवर. और एक्सटर्ना का मतलब क्या हो गया? बाहर का कवर. तो आर्टरीज और वेन का जो सबसे आउटर कवर होता है इसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं. लेट मी रिपीट दिस अगेन. आर्टरीज और वेन्स का जो सबसे आउटर कवर होता है उसे हम ट्यूनिका मतलब कवर एक्सटर्ना कहते हैं. देखिए वही लिखा होगा जो हमने कहा. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. ठीक है. किसकी? आर्टरीज और वेन दोनों में होती है.
इट इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू which many collagen fiber which has होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो which has many collagen fibers, elastin fibers and longitudinal muscles are found. अच्छा, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। आर्टरीज और वेन्स में दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो ज़्यादा मस्कुलर होती हैं, ठीक है, जब उसमें ब्लड बहता है तो थोड़ा सा फैल सकती हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि वेन्स मस्कुलर नहीं होती, वेन्स भी मस्कुलर होती हैं पर आर्टरीज के जितना एक्सपांड नहीं हो सकती, ठीक है। तो आर्टरीज जो होती हैं वो ज़्यादा एक्सपैंड हो सकती हैं, ये चीज़ अपने को याद रखना है, ठीक। पर दोनों वेसल्स एक्सपैंड हो सकती हैं, इसका मतलब ये कि उनके आउटर लेयर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एक्चुअली हमें नहीं पता है, और वो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको पता है क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ओके। एक होती है ऑब्लिक मसल, ऐसी होती है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल, ओके। तो इनके आउटर लेयर में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं। अच्छा, आप हमेशा ये याद रखिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब भी आप खाना निगलते हैं, ठीक है, सपोज दैट अपन ने खा लिया, तो अपन ने खाना खाया और फिर उसके बाद अपन ने उसको चबाया और चबाने के बाद निगला, तो जब आप कितना भी बड़ा निवाला खा लें, ठीक, अगर आप चाहे सपोज दैट कि आपने पूरा समोसा ही एक बार में खा लिया, तो आपको पता है कि आपकी बॉडी उसको भी निगल जाएगी। इसका मतलब ये कि जो आपकी फूड पाइप, जो आपकी आहार नाल होती है ना, वो फैलती है और वहाँ पर भी ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में कंसेप्ट बिठा लो कि जहाँ पर भी लॉन्गिट्यूडनल मसल होगी ना बच्चों, वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो आपके आर्टरीज और वेन्स की भी आउटर लेयर में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं जिससे वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता है। डन, इसमें कोई परेशानी तो नहीं। दूसरी, इसमें इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइबर्स टिश्यूज, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी भी ये कि हमारे पास दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, एक होता है कोलेजन फाइबर और एक होता है इलास्टिन फाइबर। कोलेजन फाइबर किसी भी चीज को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती, ठीक है। तो आपके आर्टरीज और वेन्स इतने आसानी से डैमेज नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर ही होते हैं। अब कोई अपनी जो है तो जान लेने आत्महत्या पे ही ना आ जाए कि अपना नसी काट दे, तो बात अलग है। नॉर्मली ये इतने आसानी से डैमेज नहीं होते क्योंकि इनके आउटर लेयर पर स्ट्रेंथ देने वाले फाइबर्स भी होते हैं जिनको आप कोलेजन फाइबर कहते हैं, जो कि उन्हें मजबूती देते हैं। ऐसे कहीं लग जाए, भिड़ जाए तो कभी नहीं होता है, ठीक, अंटिल आप बिल्कुल उसके जोर पर ही आ जाए कि आज तो मर ही जाना है, ठीक। दूसरे होते हैं इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर थोड़ा सा इलास्टिसिटी देते हैं ताकि जब ब्लड कभी बहुत अमाउंट, थोड़ा ज्यादा अमाउंट या ज्यादा प्रेशर से बहे तो फट ना जाए, ठीक। तो इलास्टिन फाइबर उसको थोड़ी सी इलास्टिसिटी देता है, कोलेजन फाइबर उसको स्ट्रेंथ देता है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर उसको बहुत ज्यादा इलास्टिक करने में मदद करते हैं। तो जो आर्टरीज होती हैं उसमें ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं और जो वेन्स होती हैं उसमें कम होती हैं। डन 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 डन। चलो, नेक्स्ट इज ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिक मतलब कवर, मीडिया जो बीच में पाया जाएगा। बीच वाली लेयर जो होती है ये बहुत ही थिक लेयर होती है, ये सर्कुलर और नॉन स्ट्रेटेड मसल से होती है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मसल। एक होती है एलएमएफ, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, एक होती है ओएमएफ मतलब ऑब्लिक मसल फाइबर, जैसे आप ऑब्लिक लगाते हैं ना ऐसे, और एक होती है सर्कुलर मसल फाइबर जिसे आप कहते हैं सीएमएफ, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, ओएमएफ, एलएमएफ और सीएमएफ, ठीक है। अब ये बहुत अंग्रेजी नहीं बता रहे इसलिए हमको अभी सिर्फ 2 ही चीजें बता रहे हैं आपको। लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर तो आपको क्लियर हो गई। कुछ जिनका शेप राउंड राउंड होता है उनको आप कहते हैं सर्कुलर मसल फाइबर। तो जो बीच वाली लेयर होती है उसमें सर्कुलर मसल फाइबर होती है। सर्कुलर मसल फाइबर भी इलास्टिसिटी देती है पर लॉन्गिट्यूडनल और ज्यादा देती है, ठीक है। तो बीच वाली लेयर में नॉन स्ट्रेटेड मसल होती है। नॉन स्ट्रेटेड का मतलब बिना इच्छा के, ठीक है, इसको लिख देते हैं विदाउट विल पावर, ओके, ठीक है, ओके, विदाउट विल पावर, ओके। तो ये बिना इच्छा के हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग, अगर मैं सोचूं कि आज मेरा मन है कि मेरी जो ब्लड वेसल है उससे खून ना बहे, आज मैं नहीं चाहती कि यहाँ से यहाँ खून बहे, तो ये तुम्हारी इच्छा से नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, इनके बीच वाली लेयर में नॉन स्ट्रिएटेड मसल फाइबर होते हैं जो कंटिन्यूसली अपना काम करते रहते हैं। तुम्हारा मन हो तो ठीक है, तुम्हारा मन नहीं हो तो भी ठीक है, ओके। नाउ इसमें इलास्टिन फाइबर भी होते हैं। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि पहली वाली जो लेयर है वो भी इलास्टिसिटी दे रही है और दूसरी वाली लेयर में भी इलास्टिन फाइबर्स होते हैं जो कि उसे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। डन। सो पहली वाली लेयर जो आउटर लेयर उसमें क्या क्या है, कोलेजन है, जबकि बीच वाली में नहीं है कोलेजन। दूसरी वाली में फिर क्या है, पहली वाली में इलास्टिन,
लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। दूसरी वाली में क्या है, दूसरी वाली में सर्कुलर मसल फाइबर है, और दूसरी वाली में नॉन स्ट्रिएटेड मसल फाइबर है जो आपकी इच्छा के बिना काम करते हैं, और उसमें भी इलास्टिन फाइबर है, तो दूसरी वाली भी इलास्टिसिटी देते हैं। ट्यूनिका इंटरना, मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, जब भी हम किसी लेयर्स के बारे में बात करेंगे ना, कभी भी, मतलब मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, इवन आप प्रीवियस भी मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि जब भी हम किसी ऑर्गन का या किसी पार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं ना, तो वो हमेशा एक ही टिश्यू से बना होता है, विच इज द सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। ठीक है, विच इज द सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। डन। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का बना होने से क्या होता है, सिंपल मतलब सिंगल लेयर का, स्क्वायमस मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल सेल्स होंगी। तो चाहे हम किसी भी ऑर्गन के बारे में बात क्यों ना कर रहे हो, चाहे हम स्टमक के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हम इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करें, किडनी, लीवर, कुछ भी जो मन करे तुम्हारा, उसका हमेशा इंटरनल लेयर मोस्ट ऑफ द टाइम 98% टाइम किससे बना होता है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम से। डन। आई बात समझ में? तो इससे क्या होता है कि इंटरनल लेयर अगर आपकी सिंपल होगी तो आप किसी भी चीज को आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि इंटरनल लेयर को अगर आप इतना मोटा बना देंगे तो आर्टरी ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर करेगी, आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्टरी ऑक्सीजन ट्रांसफर कैसे करेगी, और वेन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगी। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना कि कोई भी ऑर्गन हो उसका इंटरनल लेयर हमेशा हमेशा किससे बना होता है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम से। और आर्टरीज की इंटरनल लेयर को हम एंडोथेलियम भी कहते हैं। कहां पढ़ा अपन ने, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है। सो वी लर्न हाउ मेनी लेयर्स, outer layer, middle layer and inner layer. Then we learn the composition of the layers. In the outer layer, what we have learned, we learned that the outer layer is made up of collagen fiber, elastin fiber and longitudinal muscle fiber. In the middle layer is made up of circular muscle fiber, non-striated muscle fiber and elastin fiber. And the inner one is made up of simple squamous epithelium, which is an absolutely simple layer, and it is also called as endothelium. Done. Now let's talk about the structure. Okay, देखिए, सो एक्सटर्नल लेयर आप देखिए, आप आर्टरी और वेन को देखिए। आर्टरी ये रेड वाली है और वेन जो है वो ब्लू वाली है। ठीक है, आर्टरी को अगर आप देखेंगे तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो एक्सटर्नल लेयर है, लेट मी हाईलाइट विद द ब्लू कलर, इसका एक्सटर्नल जो लेयर है वो हमेशा आपको मोटा दिखाई देगा, क्योंकि आर्टरी मोटी होती भी है। जबकि यहीं अगर आप वेन को देखेंगे ना, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को, तो वो आपको पतली दिखाई देगी। ओके, जो येलो वाली दिखाई दे रही है आपको, ये लेयर, ये आपको वेन की हमेशा पतली दिखाई देगी, जबकि आर्टरी की आपको मोटी दिखाई देगी। मोटी, ये देखो पूरा रेड वाला एरिया देखो कितना मोटा है, और यहीं आप इसका ब्लू वाला देखो इतना मोटा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर आप स्मूथ मसल, इंटरनल इलास्टिन मेम्ब्रेन या मिडिल वाली लेयर को देखें, मिडिल वाली लेयर जो होती है वो किससे बनी होती है, इनवॉलेंट्री मसल से, जो कि स्मूथ मसल भी कहलाती है। वो क्या होती है, देखो यहाँ पे, ये कौन सी लेयर है, ये है इनवॉलेंट्री लेयर। कौन सी लेयर है ये, इनवॉलेंट्री लेयर। आउटर लेयर भी आर्टरी की मोटी होती है, इवन मिडिल लेयर भी आर्टरी की मोटी होती है। तो मिडिल वाली लेयर आप देखिए, वेन की देखिए और आर्टरी की देखिए। आर्टरी की देखिए कितनी मोटी और वेन की कितनी पतली, कितनी पतली नहीं पर उससे पतली है। ओके, ल्यूमेन देखिएगा आप, ल्यूमेन की अगर आप बात करें तो आर्टरी का ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब छेद जहां से ब्लड बहता है। ओके, तो ल्यूमेन जो होता है वो आर्टरी का छोटा होता है, जबकि वेन का बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद आप एंडोथेलियल लेयर देखेंगे तो आर्टरी और वेन की, आर्टरी की थोड़ी सी सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम ऑलमोस्ट एक बराबर होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो मेन डिफरेंस किस में है, ये स्मूथ मसल वाली लेयर में, मतलब मिडिल लेयर में। ठीक है, नाउ वॉल्व्स की बात करेंगे तो आप ऐसे वॉल्व्स होते हैं, आपको पढ़ाया गया है, मैंने वेन्स में आपको पढ़ाया कि वॉल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं, जबकि आर्टरी में किसी भी प्रकार का कोई वॉल्व नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टरी एंड वेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर इन मोर। चलिए, अभी आपको मैंने ट्यूनिका, एक्सटर्नल, इंटरनल और मीडिया बताया। चलो एक एक करके देखते हैं। ये क्या है, अपनी वेन है। ठीक है, ये क्या है, अपनी आर्टरी। बिल्कुल इस डायग्राम से आपको ना चीजें बिल्कुल इतनी बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी कि जितना इतने देर से मैं चेक किए जा रही हूँ तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये डायग्राम सब बता देगा। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे बनी है, ये इलास्टिन एंड कोलेजन से। लेट मी हाईलाइट द रेड कलर, बड़ा ही मैजिकल बोर्ड है ये, सारे कलर बदलता है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना देखिए, ट्यूनिका एक्सटर्ना ये आर्टरी है, ये वेन है और ये कैपिलरी है। कैपिलरी के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टरी के आउटर लेयर देखो मोटी है, जबकि वेन की
कमजोर है, पतली है, ठीक है। किससे बनी आउटर लेयर? इलास्टिन और कोलेजन से, जबकि इसकी आउटर लेयर किससे बनी है? इलास्टिन और कोलेजन से, बस पतली और मोटी में फर्क है। मिडिल लेयर आप देखिए, मिडिल लेयर सब लोग देखिए, मिडिल लेयर इज दिस पिंक वाली भी देखिए आप, आर्टरी की मोटी है जबकि वेन की पतली। किससे बनी होती है? स्मूथ मसल। और ये एक इनवॉलेंट्री लेयर है जो कि आपकी इच्छा से काम नहीं करेगी। स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं? हमेशा इनवॉलेंट्री, जबकि स्ट्रिएटेड मसल जो धारीदार मसल्स होती हैं वो हमेशा वॉलेंट्री होती हैं, ठीक। स्मूथ मसल हमेशा इनवॉलेंट्री होती हैं। आर्टरी और वेन की बीच वाली लेयर में इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं विद द इलास्टिन फाइबर, जो कि आपकी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इंटरनल लेयर देखिए, इंटरनल लेयर ऑलमोस्ट सेम है, जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है और इसी को आप एंडोथेलियल लेयर कहते हैं। ल्यूमेन देखिए, ल्यूमेन जो है इसका, ये ल्यूमेन होता है जो कि ओपनिंग है जिससे ब्लड बहता है, वो कम दिख रहा है, जबकि वेन का ल्यूमेन हमेशा आपको ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। चौड़ाई देखिए, आर्टरी की चौड़ाई हमेशा जो है वो लेस देन 18 mm होती है, जबकि वेना कैवा या वेन की चौड़ाई ज्यादा होती है। डन, आई बात समझ में? So this is the artery and the vein difference. Now next thing, now let's talk about the capillaries. Okay, artery और vein समझ में आया आपको? Now let's talk about the ब्लड कैपिलरीज। ओके, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो आर्टरी और वेन में आप डिफरेंस समझ गए, ठीक है। अभी आपको डिफरेंस में आगे और भी पढ़ाऊंगी। तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझ गया में आ गया कि 3 लेयर होती हैं। आउटर लेयर में कौन सी टिश्यूज होते हैं? कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है। आर्टरी का मोटा, वेन का पतला। मिडिल वाले लेयर में होते हैं इनवॉलेंट्री मसल और इलास्टिन फाइबर्स, जो कि आर्टरी में मोटे और वेन में पतले होते हैं। इंटरनल वाली लेयर किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में, जिसकी चौड़ाई आर्टरी और वेन में बिल्कुल एक जैसी होती है। ल्यूमेन आर्टरी का छोटा और वेन का बड़ा होता है, ठीक है। इवन चौड़ाई वेन की ज्यादा और आर्टरी की कम होती है। डन, कोई दिक्कत इसमें? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड कैपिलरीज। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बहुत मजा आने वाला। देखिए, ब्लड कैपिलरीज डिस्कवर की गई है मार्सेलो मलपीजी के द्वारा, ठीक है। मार्सेलो मलपीजी या मलपीजन टिब्यूल भी ने डिस्कवर किया, ठीक। पढ़ाऊंगी किडनी में, टेंशन नहीं लेना, ओके। तो ब्लड कैपिलरीज को मार्सेलो मलपीजी ने डिस्कवर किया। A thin network of blood capillaries is present in the wall of blood vessels itself, which supply the blood and other necessary substances to the blood vessel. It is called as it is blood vessel. It is called as capillaries. ठीक है, ओके। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ब्लड कैपिलरीज के बारे में मैं आपको डायग्राम से और ज्यादा समझाती हूँ ताकि और ज्यादा आपको क्लियर हो जाए। चलिए आ जाइए, देखिए। ओके, देखिए, ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी वेन है। डन, आर्टरी है और ये है वेन, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? आर्टरी और वेन का बीच का कनेक्शन देखिए, ये वाला जाल देखिए आप। यहां पर आपको आपका ब्लड कैसा दिखाई दे रहा है? पर्पल कलर का, ना तो ब्लू ना तो रेड। जब आप आर्टरी से, ध्यान समझेंगे, जब आप आर्टरी से ब्लड सप्लाई कर रहे हैं तो आर्टरी से क्या निकाल रहे हैं कंटिन्यूसली बच्चों? ऑक्सीजन। कंटिन्यूसली आप आर्टरी से ऑक्सीजन निकाले जा रहे हैं और ये ऑक्सीजन आप किसको दिए जा रहे हैं? बताइए, ये ऑक्सीजन आप किसको दे रहे हैं? ये ऑक्सीजन आप दे रहे हैं टिश्यूज को, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो जब आप आर्टरी से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो पूरा ऑक्सीजन आप किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? टिश्यूज को ट्रांसफर कर रहे हैं। डन, इतनी बात समझ में आई आपको? बदले में टिश्यू आपको क्या दे रहा है? बदले में टिश्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है CO2, ठीक। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो आर्टरी है वो वेन को ब्लड ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि आर्टरी से आपने ऑक्सीजन निकाल के किसको दे दी? टिश्यू को दे दी, और बदले में टिश्यू से आपने क्या ले लिया बच्चों? ऑक्सीजन ले लिया। डन, थक तो नहीं गए? मैं थक गई हूँ, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाइए। तो आर्टरी ने क्या किया? ध्यान समझिए, आर्टरी ने क्या किया कि आर्टरी ने पूरा ऑक्सीजन टिश्यू को दे दिया। डन, बदले में टिश्यू ने ब्लड को क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप ऑक्सीजन निकाले जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लिए जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपका ब्लड कैसा होने लगेगा? ब्लू, मतलब वेनस ब्लड होने लगेगा और वेन में जाएगा। पर आर्टरी और से ब्लड डायरेक्टली वेन में नहीं जाएगा, वो थ्रू अ बेड जाएगा, थ्रू ऐसे जाल जाएगा, और इस जाल को आप कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरी इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन द आर्टरी एंड वेन्स, इजंट इट? तो कैपिलरी is the interconnection between the arteries and vein. Once the artery give their oxygen to the tissue, on the exchange on this, it will take the carbon dioxide from the tissues. Then the blood will start moving to the veins. But there is an interconnection network in between the arteries and veins. This is called as blood capillaries. ठीक है, चलिए आ जाइए देखें। तो ब्लड कैपिलरीज आपको समझ में आई। नाउ नेक्स्ट थिंग अब आप देखेंगे, ठीक, इस डायग्राम को भी मैं आपको और क्लियर करूं। देखिए क्या होता है
कि ये भी कैपिलरी का डायग्राम है। देखने में ये बहुत ही जायंट डायग्राम लग रहा है पर बहुत ही आसान है। देखो दया, ये आर्टरी है ना, तो पूरी रेड रेड, ये डिस्क शेप की क्या है आपकी, ठीक, डिस्क शेप की क्या है आपकी, आरबीसीज है, ठीक है। तो ये जो आरबीसीज है, ध्यान से देखो, ये किसको देती जा रही है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन किसको देती जा रही है, बॉडी सेल को। सब लोग कान खोल के सुनेंगे और आंख खोल के बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे कि जब आप आर्टरी में ब्लड सप्लाई करते हैं तो आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, टिश्यूज में जाता जा रहा है। ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आप देते जा रहे हैं और बदले में क्या लेते जा रहे हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। टिश्यूज में आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। अब टिश्यू बड़ा स्मार्ट है भाई, तुमसे फायदा लूंगा, बदले में तुम्हें क्या दूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट दूंगा। तो अब आप समझिए कि यहाँ से आर्टरी से ब्लड आ रहा है, पर यहाँ पर आपने यहीं से क्या देना शुरू कर दिया, उसे CO2 देना शुरू कर दिया। देन द ब्लड स्टार्ट मूविंग द वेन्स। पर यहाँ पर आपको एक ऐसी ब्लड वेसल दिख रही है जो पर्पल कलर की है, और ये जो पर्पल कलर का कनेक्शन है, इट इज कॉल्ड एज कैपिलरी। सो व्हेंस यू स्टार्ट फ्लोइंग योर ब्लड फ्रॉम द आर्टरी टू द वेन, देयर इज अ इंटरकनेक्शन इन बिटवीन द टू कॉल्ड एज कैपिलरी। डन, डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। कैपिलरी का डायमीटर आर्टरी और वेन इन दोनों से कम होता है, ये चीज आपको समझनी है बात, ठीक है। कैपिलरी का जो डायमीटर होता है ये इन दोनों से कम होता है। नाउ एक नई चीज मैं आपको सिखा रही हूं, व्हाट इज अ वासा वैसुरम। ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2016 नीट में आया हुआ है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। What is the vasa vasorum? A thin network of the blood capillaries is present in the wall of the blood vessel itself, which supply the blood and other necessary substance to the blood vessel. This is called as vasa vasorum. अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ऑर्गन को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, आर्टरी। ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, वेन। इन दोनों का कनेक्शन कौन है, कैपिलरी। आई बात समझ में। सो व्हाट इज द वासा वैसुरम, आर्टरी और वेन के चारों तरफ, आर्टरी और वेन के चारों तरफ छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के जाल होते हैं, जो आर्टरी और वेन्स को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो काम कर सके, और भी अदर नेसेसरी सब्सटेंसेस, जिन्हें आप कहते हैं वासा वैसुरम। आई बात समझ में। पूरी ऑर्गन्स को कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है, आर्टरी। डन, पूरे ऑर्गन को ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है, आर्टरी। पूरे ऑर्गन को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, आर्टरी। न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, आर्टरी। ले कौन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वेन, ठीक है। वेस्ट कौन ले रहा है, वेन। पर आर्टरी और वेन को भी तो कोई होगा ना पहुंचाने वाला। इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी ब्लड वेसल्स को हम लोग कहते हैं वासा वैसुरम। तो आर्टरी और वेन के चारों तरफ भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम वासा वैसुरम के नाम से जानते हैं, जो आर्टरी और वेन्स को नेसेसरी सब्सटेंस और ब्लड सप्लाई करती हैं, या कहें कि ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करती हैं, ठीक है। सो दिस इज द वासा वैसुरम, ओके, डन। नाउ दीज आर द कैपिलरीज है ये, ठीक। सो दिस इज द कैपिलरीज, आप ये याद रखिएगा, ठीक। कैपिलरीज, ओके। कैपिलरीज जो होती हैं, इट इज अ नैरोएस्ट ब्लड वेसल, सबसे पतली होती हैं, ठीक है। इससे क्या एक्सचेंज करते हैं, आप ध्यान से देखिए, इससे क्या एक्सचेंज करते हैं, बिल्कुल ध्यान समझिए, इससे क्या एक्सचेंज करते हैं। लेट मी रब ऑल दिस, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कैपिलरीज जो होती हैं, इट इज अ नैरोएस्ट ब्लड वेसल थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड अकर, ठीक है। तो आपने लिम्फ में, मैंने आपको कैपिलरीज के बारे में पढ़ाया भी था कि कैपिलरीज से ही आप चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं और लिम्फ बनाते हैं। आई होप कि लिम्फ वाला आपको लेक्चर याद नहीं होगा, तो लिम्फ वाला लेक्चर देखना आप, ठीक है। तो द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन सेल लेयर, ठीक। एक ही लेयर पतली होती है, सिर्फ वो किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। दिस परमिट द मोर रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, बहुत ज्यादा रैपिड मटेरियल एक्सचेंज में हेल्प करती है। डायग्राम से मैं आपको और क्लियर करती हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। अब सपोज दैट कि ये क्या है, आपके टिश्यूज है, ठीक। सपोज दैट ये क्या है, आपके टिश्यूज है, ओके, ध्यान समझिए बिल्कुल। तो यहां से इस कैपिलरी के माध्यम से आप कोई भी चीज आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। आर्टरी से एक्सचेंज करने में भी थोड़ा कठिनाई हो सकती है, वेन से भी एक्सचेंज करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, पर कैपिलरी से एक्सचेंज करने में
आपको कोई जो है कठिनाई नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि पहली बात तो ये वन सेल लेयर पतली होती हैं और कनेक्शन होती, इवन जो लिम्फ का फॉर्मेशन होता है वो भी कैपिलरीज की वजह से ही होता है। ठीक है, कैपिलरी के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ाई है। तो कितने लेयर पतली होती, एक लेयर पतली होती, किसका कनेक्शन होता है, आर्टरी और वेन का होता है। करती क्या है, मटेरियल का एक्सचेंज करने का काम करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल विच वी हैव लर्न इन दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।